हेलो फ्रेंड्स। कल एक्चुअली थोड़ा सा हेल्थ इशू होने के कारण मैंने कल के दोनों वीडियो अपलोड नहीं किया था। हालांकि मैं आज भी पूरी तरीके से ठीक नहीं हूं, बट स्टिल कंपैरेटिवली बेटर हूं। कोशिश ये रहेगी कि कल का जो वीडियो का बैकलॉग है हम संडे को यानी कि कल दोनों के दोनों डाल दें, एक रेगुलर वीडियो और एक आंसर राइटिंग भी। तो आज हम बात करेंगे ड्रेनेज पैटर्न के बारे में। पिछले वीडियो में हमने क्या बात करी थी? हमने बात करी थी ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। यानी कि हम जब बात कर रहे हैं, अभी तक क्या कर रहे थे कि जो जल निकासी की जो प्रणाली है उसके पूरे के पूरे प्रणाली को समझा था, जिसमें हमने समझा था कि इनमें कितनी रिवर्स होती है, मुख्य नदी। इसके अलावा हमने ये भी देखा था रिवर्स यानी कि मेन रिवर, इसके बाद उसकी सहायक नदी यानी कि ट्रिब्यूटरीज, इनका कैसे ओरिजिन होता है, ये किस हिसाब से विस्तृत पूरे के पूरे क्षेत्र में फैली हुई है, इन सब केंद्र बिंदु को हमने समझा था, जिसे हम ब्रॉडली कहते हैं ड्रेनेज सिस्टम या जल निकासी प्रणाली। इसी के आधार पर हम लोगों ने अलग अलग सिस्टम क्लासिफाई किया था, जिसमें मुख्यतः हम लोगों ने भारत के यदि ड्रेनेज सिस्टम को बात करें तो दो तरीके से क्लासिफाई किया था। सबसे पहला था जो कि हिमालय पर्वतीय जल निकासी श्रेणी थी, और दूसरा जो है पेनिनसुला प्लेट्यू यानी कि प्रायद्वीपीय पठार की जो ड्रेनेज सिस्टम है, जल निकासी प्रणाली है, उसके बारे में ही हमने पढ़ा था। तो यही दो मेजर हैं। अब इसी से एक और जुड़ा टेक्निकल टर्म आता है जो कि कहलाता है ड्रेनेज पैटर्न, यानी कि अपवाह का प्रतिरूप। यानी कि सिंपल शब्दों में हम समझते हैं तो मान लीजिए यहां पर अलग अलग नदियां बह रही हैं। उदाहरण के लिए हम समझते हैं ये एक नदी बह रही है, ऐसे 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 कुछ नदी बह रही है। तो यदि मैं इसको ऊपर से देखूं, यानी कि मान लीजिए यहां पर एक चिड़िया है और ये चिड़िया कैसे देख रही है, तो जो चिड़िया को आकार दिख रहा है उसी को हम आसान शब्दों में कहते हैं ड्रेनेज पैटर्न। यानी कि आज के, आप इसको थोड़ा सा टेक्नोलॉजिकली समझना है तो जो आजकल इंस्टाग्राम में ड्रोन फुटेज चल रहा है, तो यदि मैं जहां पर नदी बह रही है उसके पूरे के पूरे एरिया में एक ड्रोन का एयर व्यू लूं, यानी कि मैं सतह से ऊपर की ओर कैसा प्रतिरूप बनता है, क्या प्रकार बनता है, उसके शेप का स्टडी करूं, उसके प्रकार का अध्ययन करूं, तो उसे कहा जाता है ड्रेनेज पैटर्न। यानी कि मुख्यतः हम इसमें क्या बात कर रहे हैं, नदी यानी कि मेन रिवर और उसकी सहायक नदी यानी कि ट्रिब्यूटरी, दोनों मिलकर जब आपस में जुड़ती हैं तो ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है किस तरीके का शेप बनाता है, उसे ही हम समझते हैं ड्रेनेज पैटर्न में। अब बात समझते हैं एक चीज और, ड्रेनेज पैटर्न किस चीज पर निर्धारित होगा। यदि मैं सिंपल शब्दों में आपसे पूछूं तो जैसे कि मान लीजिए ये जो नदी है ये इस तरीके से क्यों बह रही है, क्योंकि इसका जो ढाल है, मान लीजिए ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ईस्ट है। तो यदि हम इस क्षेत्र में देखें, जो मुख्य नदी है, जरूर इस क्षेत्र का ढाल जो होगा उत्तर से दक्षिण की ओर होगा। वहीं पर यहां पर जो सहायक नदी बह रही है, इस क्षेत्र का जो ढाल होगा वो कहां होगा, वो मुख्य नदी की ओर होगा, यानी कि पश्चिम से पूरब की ओर होगा, इसीलिए यह नदी आ रही है। यानी कि कभी भी हम कोई शेप बनाते हैं इस पूरे सिस्टम में, उसका सबसे इंपॉर्टेंट योगदान क्या होता है, वो होता है ढाल का, या तो अपन बोल सकते हैं स्लोप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके अलावा एक और बात समझिए, क्या हम एक चीज जानते हैं, हमेशा नदी क्या रहेगी, ऊंची जगह से नीचे जगह की ओर बहेगी। ठीक है, तो यदि कहीं पर हाइट ज्यादा होगी तो हाइट से नीचे ही बहेगी नदी। इसी वजह से जो उसका रिलीफ है, या हम आसान शब्दों में भू आकृति बोले या उसकी ऊंचाई बोले, वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा। यही जो कारण है ये डिसाइड करते हैं सारे के सारे पैटर्न बनने का क्या कारण है। इसके अलावा कुछ और बात देखते हैं, जैसे कि हमने बात किया था प्रायद्वीपीय में जो नदी बहती है पठार में, पेनिनसुला प्लेट्यू में, वो सारी की सारी नदी कहां बहती हैं, वो बहती हैं एक कड़ी सतह पर जो कि है ग्रेनाइट का। क्योंकि ग्रेनाइट एक बहुत ही कठोर, एक हार्ड स्टोन है
जिसे इवन नदी भी क्या करती हैं, जल्दी से इरोड नहीं कर पाती हैं, जल्दी से उखाड़ नहीं पाती हैं। इसी वजह से नदियों का जो मूवमेंट है वो क्या है, एक तरीके से है, ज्यादा इसमें मियांडरिंग या मोड़ नहीं आती है, ये हमने पढ़ा था। वहीं जो हिमालयन नदी है, वो हिमालयन नदी किसमें बहती है, वो बहती है एल्यूवियल सॉइल में, जलोढ़ पदार्थ की जो मिट्टी बनी है उनमें बहती है, जो कि बहुत ही सॉफ्ट होता है, नरम होता है, जो नदी अपने बहाव के साथ इन्हें आसानी से उखाड़ देती है, इनमें आसानी से बदलाव ला देती है। इसी वजह से आप देखोगे हिमालयन नदियों का शेप जो रहता है, ड्रेनेज पैटर्न रहता है, ज्यादा ज्यादा परिवर्तन होते रहता है, बदलाव आते जाता है, कंपेयर टू जो प्रायद्वीपीय पठार में नदियां बहती हैं। क्यों? क्योंकि प्रायद्वीपीय पठार में परिवर्तन का जो स्कोप है बहुत लिमिटेड है, क्योंकि बिल्कुल कड़े सतह पर ये बहती हैं। तो यही जो मेजर फैक्टर्स हैं वो डिसाइड करते हैं। इसके अलावा एक जो मुख्य है वो है जलवायु अर्थात क्लाइमेट। क्लाइमेट का सबसे बड़ा क्या होता है, वो है कितना रेनफॉल यानी कि कितनी वर्षा हो रही है। यदि वर्षा यानी कि पानी ज्यादा रहा तो पानी की वजह से जो नदियों में बहाव होता है बहुत ज्यादा हो जाता है, और उसी वजह से आप देखोगे नदी अपना शेप चेंज करने के लिए कई बार कंपल्सिव हो जाता है। नदी ज्यादा बहाव में, ज्यादा पानी में अपने शेप को चेंज कर लेती है, ज्यादा एरिया को में वो बहने लगती है। इसी प्रकार जो ये पैटर्न है वो इन्हीं मुख्य कारणों से परिवर्तित होते हैं या अफेक्ट होते हैं। ठीक है, अब हम कुछ बेसिक पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला जो है डेंड्रिटिक पैटर्न, या इसे कहा जाता है वृक्षाकार। आसान शब्दों में देखोगे यार तो इसका जो वर्जन है ना, इसको देखो, इस पैटर्न को देख के क्या आपको एक ब्रांच ऑफ अ ट्री की याद नहीं आ रही है? ये ऐसा नहीं लग रहा कि ये एक पेड़ की टहनी है जिसमें ये जो है मुख्य नदी है और इसमें सहायक नदी हर डायरेक्शन से जुड़ रही है। जुड़ कैसे रही है? देखिए, यदि हम जुड़ने का एंगल देखें तो ये एंगल बहुत ही छोटा है। आमतौर पर ये जो एंगल रहता है 20 से 30 डिग्री के बीच पे रहता है। ठीक है, बहुत ही छोटे एंगल में आकर जुड़ती है। इसे ही कहा जाता है वृक्षाकार पैटर्न। बात आई समझ में? अब प्रश्न आता है ये पैटर्न कहां पर पाया जाता है? तो आप देखोगे ये पैटर्न दुनिया का सबसे ज्यादा कॉमन पैटर्न है। हर जगह की नदियों में यह पैटर्न पाया जाता है, चाहे वो प्लेन एरिया की नदी हो या चाहे वो पर्वतीय की हो। लेकिन सबसे ज्यादा जो पाया जाता है ये प्लेन एरिया यानी कि मैदानी क्षेत्र में पाया जाता है। क्योंकि मैदानी क्षेत्र में क्या होता है, ये जैसे नदी बह रही है तो हर दिशाओं से क्या होती है, सहायक नदी जुड़ते रहती हैं। इसी वजह से ये मैदानी क्षेत्र में सबसे कॉमन एरिया है। अब इसी का एक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए जैसे ये हम यहां पर जम्मू एंड कश्मीर से शुरुआत कर रहे हैं, यहां पर गंगा बहती है। ठीक है, गंगा की बहुत सारी सहायक नदी है, आगे हम पढ़ेंगे। और ये सहायक नदी यदि आप देखोगे, इस फिगर को उठा के देखोगे तो ये क्या है, वृक्षाकार यानी कि डेंड्रिटिक पैटर्न है। यानी कि जितनी भी हिमालयन की नदी है, हिमालय से निकलने वाली नदी जो मैदानी क्षेत्र में आती है वो वृक्षाकार ड्रेनेज पैटर्न को दर्शाती है। बात आई समझ में? क्या सिर्फ गंगा के लिए है? नहीं, ये क्या है, सभी की सभी हिमालय की मैदानी में जिस क्षेत्र में बहती हैं उसमें नदी है। चाहे वो गंगा हो, चाहे वो ब्रह्मपुत्रा हो, चाहे वो इंडस हो। इंडस में ये जो है मुख्यतः जम्मू एंड कश्मीर और पाकिस्तान में ऐसा ये पैटर्न को दिखाती है। बात समझ में आ गया? बहुत ही सिंपल है। अगला पैटर्न देखते हैं। अगला पैटर्न जो है वो है ट्रेलिस पैटर्न, जिसे बोला जाता है जाली नुमा। अब देखो होता क्या है, यदि हम नदी को देखेंगे तो पर्वत में यदि नदी बहती है ना तो कैसे बहती है, थोड़ा सा हम इसके बारे में समझते हैं। जो आमतौर पर इसे मैं 3D में बनाने की कोशिश करता हूं। ऐसा इसलिए बना रहा हूं कि कई बार एग्जाम में कोशिश करिए कुछ अच्छे डायग्राम बन जाए, पता नहीं कितना बनेगा, ट्राई करते हैं। मान लीजिए ये एक पर्वत है, ठीक है, और ये जो पर्वत है इसकी जो घाटी है यहां पर नदी बह रही है। ठीक है, तो ये एक 3D मॉडल में बनाने की कोशिश किया हूं। ये जो है ये आपका पर्वत है,
यहां पर एक घाटी है, तो यहां पर नदी बह रही है, ठीक है, ये नदी बह रही है। अब होता क्या है, ये मुख्य नदी है जिसमें बहुत सारी नदियां जो सहायक नदी रहती हैं पहाड़ के स्लोप से, ढाल से निकल के इस नदी पर जुड़ती हैं। तो ये जो होता है इसी पैटर्न को कहते हैं ट्रेलिस पैटर्न। फिर से समझते हैं। अब देखो यहां से कुछ नदी मिल रही होगी तो वो कहां पर आएगी, वो जुड़ेगी इस मुख्य नदी पर। सिमिलरली जो भी नदी जो बह रही होगी इस स्लोप से, वो आकर, क्योंकि ढाल इस तरफ है दोनों तरफ, इसी वजह से क्या होगा, जो सहायक नदी रहेंगी वो इस मुख्य नदी की ओर अपना जो पूरा का पूरा जल है अर्पित कर देगी। बात समझ में आई? इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहा जाता है ट्रेलिस पैटर्न। क्या देखा हमने, ये कहां पर पाया जाएगा, ये माउंटेनियस एरिया यानी कि पर्वतीय क्षेत्र में ये इस तरीके का ड्रेनेज पैटर्न दिखाया जाएगा, जहां पर जो मुख्य नदी है, मेन रिवर जो है, घाटी में बह रही है और सहायक नदी क्या हो रही है, बाजू के पहाड़ी क्षेत्रों से इसमें आकर मिल रही है। इसे कहा जाता है ट्रेलिस पैटर्न। अब देखिए, क्योंकि ये पहाड़ से लेकर नीचे जा रही है, तो यदि आप इसका एंगल मानोगे तो ये 90 डिग्री के एंगल में आकर मिलेगी। समझ में आई बात? यही जो है इसे कहला जाता है ट्रेलिस पैटर्न। कहां पर पाया जाएगा, हर ऐसे क्षेत्र में पाया जाएगा जहां पर्वतीय है, जहां बहुत सारी नदियां निकलती हैं, ठीक है। तो मुख्यतः ये कहां पर पाया जाएगा, ये फिर से पाया जाएगा हिमालय की पर्वत श्रृंखला में, इन द अपर रीचेस, यानी कि जहां ऊंचाई ज्यादा है और जहां से बहुत सारी नदियां निकल रही हैं, चाहे वो गंगा का केस हो, ब्रह्मपुत्र का केस हो या इंडस सिंधु नदी का केस हो, सब में ये पाया जाता है। बात समझ में आई? बहुत ही सिंपल है। एक और पैटर्न देखते हैं, वो है रेक्टेंगुलर पैटर्न, या इसे बोलते हैं आयकार पैटर्न, ठीक है, आयताकार, ठीक है। अब देखो ये वाला पैटर्न ना बहुत सिंपल है। सिंपल इसलिए है कि कई बार होता क्या है, जब पत्थर रहते हैं, मान लो ये एक रॉक है, ब्लॉक ऐसा पत्थर है, छोटा सा नहीं है, बड़ी सी चट्टान है। अब होगा क्या, मान लो किसी कारण से इस रॉक में दरार आ गई, एक बड़ा सा फॉल्ट आ गया और ये जो पत्थर है इस दरार के अलोंग क्या हुआ, नीचे शिफ्ट कर गया। तो जो नया जो पत्थर है वो क्या बना, कुछ इस प्रकार बन गया, ठीक है। ओरिजिनल ये पत्थर कैसा था, ये ओरिजिनल से टूट के नीचे सरक गया। अब मान लो इस क्षेत्र में नदी बह रही है, तो नदी कहां से बहेगी, स्टार्टिंग में वो मान लो यहां से आई, फिर नदी को एक क्या दिखा, एक फ्रैक्चर्ड सरफेस दिखा जहां पर ऑलरेडी दरार है तो नदी के पानी के लिए, बहने के लिए बहुत अच्छा एरिया है, इस वजह से यहां पर चले गई, फिर यहां पर गई, सीधा सीधा चले गई, फिर यहां पर देखे दरार है, ऐसे चले गई। यानी कि ऐसे क्षेत्रों में जहां पर दरारें, फॉल्ट बहुत ज्यादा कॉमन है, तो क्या होता है, नदी के पानी को बहने के लिए एक समतल क्षेत्र मिल जाता है जहां पर नदी को कम रेजिस्टेंस या टकराव फेस करना पड़ता है। इसी वजह से नदी ऐसे रास्तों को फॉलो करती है जहां पर कम से कम रेजिस्टेंस ऑफर हो, और इसी वजह से ये जो पैटर्न बनता है रेक्टेंगुलर पैटर्न बनता है। यानी कि ऐसे जगह होगा जहां पर फॉल्टिंग यानी कि पत्थरों में जो बड़े बड़े दरार है होना चाहिए। ऐसा कुछ जो पाया जाता है भारत में विंध्यन की जो माउंटेन रेंज है उसमें पाया जाता है। इसी वजह से आप देखोगे इसी के आसपास जो चंबल की नदियां बहती हैं, चंबल और इसकी सहायक नदी, उनमें भी कुछ इसी प्रकार का जो पैटर्न देखे जाता है हमें, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, ज्यादा टाइम वेस्ट इसमें भी नहीं करते। अब देखिए ये सारे पैटर्न में आपको क्या याद रखना है कि इस पैटर्न का शेप क्या होता है, ये आपको याद रखना है, आकार याद रखना है। दूसरे नंबर पर आपको याद रखना है कि ये क्यों फॉर्म हुआ, हाउ इज इट फॉर्म्ड, क्यों फॉर्म हुआ ये भी बता देना है। तीसरे नंबर पर आपको बताना है कौन कौन से क्षेत्रों में ये पाया जाता है।
चौथे नंबर पे इसका एक डायग्राम आपको बनाना है। इतना ही कर लो, चाहे 2 नंबर में आए या ज्यादा नंबर में, इतना ही आपको लिखना है, पर्याप्त रहेगा। 2 नंबर में आएगा तो सिर्फ और सिर्फ एक पैटर्न पूछ लेगा, यदि बड़े नंबर में आया तो ज्यादा पैटर्न पूछेगा, आपको 4 या 5 सारे पैटर्न डिस्क्राइब करना पड़ेगा। बात आई समझ में? इतना ही है। अगला बात करते हैं अपन रेडियल पैटर्न का। रेडियल पैटर्न को हिंदी में बोलते हैं आर्य पैटर्न। आर्य, अब देखो, मान लो एक बड़ा सा पर्वत है, देख रहे हो यहां पर पर्वत है, यहां से कहीं से भी इस चोटी से नदी निकलेगी तो वो क्या निकलेगी, वो हमेशा और हमेशा इस चोटी से नीचे बहेगी। तो चाहे एक ये हो सकती है, एक ये हो सकती है, एक इस तरफ, एक पीछे तरफ होगा। तो इस वजह से ऐसा लगेगा, यदि हम ऊपर से देखेंगे, एरियल व्यू देखेंगे, तो एक ऐसा लगेगा, एक बिंदु है, एक पॉइंट है, उस पॉइंट से सभी दिशाओं में नदी की अलग अलग धाराएं बह रही हैं, अलग अलग नदी बह रही हैं। इसे कहते हैं आर्य पैटर्न। समझते हैं इसका उदाहरण। मान लीजिए यदि हम इंडिया का मैप बनाते हैं फिर से, ठीक है। इंडिया का मैप बनाना तो अभी तक आप लोग बहुत बार प्रैक्टिस कर चुके होंगे, नहीं कर रहे हैं तो करते जाइए भैया। तो इस तरीके से हड़बड़ी में मैं अभी बना ले रहा हूं। अब ये जो एरिया है यहां पर, ये अपना इलाका है, क्या है यहां पर, मध्य प्रदेश का अमरकंटक का पठार यहां पर है। यदि इस क्षेत्र को आप देखोगे तो यहां पर आर्य या रेडियल ड्रेनेज पैटर्न मिलता है। कैसे मिलता है देखते हैं। यहां से कौन कौन सी नदी निकलती है। सबसे पहले एक नदी जाती है वेस्ट की तरफ, ये कौन सी नदी है भैया, नर्मदा नदी है। दूसरी नदी जो रहती है वो पूरब की तरफ जाती है, वो है महानदी। एक नदी जो है गंगा से जाके मिलती है, वो है सोन नदी। यानी कि इस क्षेत्र को आप देखो तो क्या लग रहा है, एक ऐसा एरिया लग रहा है, एक ऐसा बिंदु लग रहा है जिस क्षेत्र से अलग अलग दिशाओं में नदियां बह रही हैं। क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ कौन सा, रेडियल आर्य पैटर्न। बात समझ में आई? क्यों ऐसा निकल रहा है, क्योंकि ये जो एरिया है ये अच्छी खासी ऊंचाई पर स्थित है। अमरकंटक का पठार यहीं पर है, आजू बाजू वाले क्षेत्रों से ऊंचा हुआ क्षेत्र है, बहुत ही ऊंचाई पर पाया गया है। इसी वजह से सभी दिशाओं में यहां से नदी निकल रही है। इसे ही कहा जाता है रेडियल पैटर्न। ठीक है, अगली बात करते हैं इसका उल्टा, यानी कि सेंट्रीपेटल ड्रेनेज पैटर्न। इसका उल्टा अंत दृश्य अपवाह पैटर्न। होता क्या है, मान लो एक ऐसा इलाका है जहां पर बीच में जो है गड्ढा है और साइड में जो है पहाड़ है, तो क्या होगा कि जितनी भी नदी इस पहाड़ से निकल रही है वो कहां पर जाएंगी, जो सेंटर में गड्ढा है, एक तालाब है, उसकी ओर जाएगी। तो ये जो पैटर्न है ये कम पाया जाता है, ठीक है, ज्यादा नहीं पाया जाता है। इनफैक्ट यदि हम इंडिया में देखेंगे तो एकमात्र जगह ये पाया जाता है वो है मणिपुर के राज्य में लोकटक तालाब है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण तालाब है, इसको नाम अभी से याद रख लीजिए। इस तालाब के बारे में बहुत बार हम आगे चर्चा करेंगे। ये जो है एक रामसर साइट है। क्या होता है रामसर साइट, आगे जिक्र करेंगे। यहां पर एक नेशनल पार्क पाया जाता है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क पाया जाता है। ठीक है, यहां पर एक जो डियर है, बहुत ही फेमस प्रजाति का डियर पाया जाता है, जो अपने गानों के लिए मशहूर है, जिसे कहा जाता है संगाई। ठीक है, ये बहुत ही मधुर आवाज में गाता है। इसके अलावा इस तालाब में जो वेजिटेशन है वो क्या है, फ्लोटिंग वेजिटेशन। मतलब इस तालाब में जो वेजिटेशन है पानी के सतह पर तैरती है, और इस वेजिटेशन को कहा जाता है फुमदीस। ये सारे चीज बहुत बार हम पढ़ेंगे आगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये जो है ऐसा ड्रेनेज पैटर्न कहां पर पाया गया है, मणिपुर के लोकटक लेक में पाया गया है, जहां पर आजू बाजू तालाब के आजू बाजू के क्षेत्र में क्या है, बड़ी बड़ी पहाड़ियां हैं, ऊंची पहाड़ियां हैं, जहां से बहुत छोटी छोटी नदियां निकलती हैं, और वो सारी की सारी नदी कहां है, वो अपना सारा का सारा पानी लोकटक लेक में आकर पानी डाल देती हैं। इसी पैटर्न को बोलते हैं सेंट्रीपेटल। ये जो है आर्य पैटर्न या रेडियल ड्रेनेज पैटर्न का बिल्कुल विपरीत है। उसमें क्या था, ऊंचे क्षेत्र से बाहर तरफ जा रहा है, इसमें आजू बाजू वाले क्षेत्र से बीच में जा रहा है। बात समझ में आई? तो ये जो होता है ड्रेनेज पैटर्न होता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, इसमें बिल्कुल ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए।
क्यों बना है, कहां बना है, एक एक एग्जाम्पल बनाना है और डायग्राम बनाना है। इतना करने में आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे इसमें। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। अब देखिए, पिछले वीडियो में हमने ड्रेनेज सिस्टम के बारे में बहुत ज्यादा चर्चा की थी, यानी कि पूरी की पूरी जो जल निकासी प्रणाली है उसके बारे में हम पढ़े थे। अब हमने मुख्यतः इन जल प्रणालियों को दो भाग में डिवाइड किया था। एक जो है हिमालयन की थी जो जल निकासी प्रणाली, और दूसरा जो है पेनिनसुलर प्लेट्यू यानी कि प्रायद्वीपीय पठार। इन दोनों में मुख्यतः हमने इसे विभाजित किया था। यदि हम बात करें हिमालय, तो इसमें भी हमने पढ़ा था मुख्यतः तीन मुख्य नदी है और उसकी सहायक नदी जो पूरे के पूरे हिमालयन सिस्टम को केटर करती है। सबसे पहले आता है सिंधु नदी, दूसरे नंबर पे आता है गंगा और तीसरे नंबर पे आता है ब्रह्मपुत्र। ये तीन मुख्य नदी जो है पूरी की पूरी हिमालय जल निकासी प्रणाली के अंदर आती है। बात समझ में आई? अब जब भी हम पढ़ते हैं तो एक बात तो हमें समझ में आना चाहिए, हिमालय की जो मुख्य जो ड्रेनेज सिस्टम है उसके बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा कर रखी है। क्या क्या होता है वो, जैसे कि जो हिमालय की नदी है हमने पढ़ा था, ये जो है युवा आयु की है। यदि हम जियोलॉजिकली देखें, भूगोल के जियोलॉजिकली देखें तो क्या होगा, ये कम आयु की है, क्योंकि हिमालय के बनने के बाद ये नदियों का जन्म हुआ है। आमतौर पर कुछ नदियों का जन्म, जैसे कि बहुत सारी नदी हैं, जैसे कि आपको मिलेगी इंडस नदी, ठीक है, इसके बाद आपको मिलेगी ब्रह्मपुत्र नदी। इनका जो था हिमालय के पहले भी जन्म था, बट फिर भी क्या है, मोस्ट ऑफ द नदी जो है हिमालय के बनने के बाद ही जन्म ली है। वहीं पर जो प्रायद्वीपीय पठार की जितनी भी नदी है वो बहुत ज्यादा पुरानी है। इसकी अपेक्षा में जितनी भी हिमालय की नदी है काफी यंग पाई गई हैं। इसके बाद हमने बहुत सारे देखा था कि इनमें जो पानी का जो रहता है कहां से मिलता है, पानी एक मिलता है वर्षा से और दूसरा मिलता है बर्फ के पिघलने से। इसी वजह से इनमें जो पानी रहता है ईयर लॉन्ग रहता है, साल भर रहता है। इसी वजह से इन्हें पेरेनियल नदी या सालाना नदी कहते हैं। इसके अपेक्षा में जो प्रायद्वीपीय पठार की जो है वो मुख्यतः मौसमी नदी होती हैं, जो गर्मी के मौसम में बहुत ज्यादा पतली धारें बन जाती हैं। इस प्रकार के हमने देखा था। अब हम इस वीडियो में क्या करेंगे, जो सारी की सारी जो हमने रिवर्स की बात करी है, मुख्यतः हिमालय, उसमें हम सबसे पहले इंडस नदी के पूरे सिस्टम को उठाएंगे और इसके बारे में हम समझेंगे कि इसमें कौन कौन सी नदी है। मेन नदी तो इंडस है। इसके बाद इसकी सहायक नदी के बारे में पढ़ेंगे, तो ये कहां से ओरिजिन होती है, कहां पर ये मिलती है, इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं हैं तो वो भी हम पढ़ेंगे। तो ये जो है, अब देखिए मेंस के पर्सपेक्टिव से यदि हम देखें तो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में दो तरीके के चीज रहते हैं, या तो 2 मार्क्स या 4 मार्क्स जो आपका क्वेश्चन आते हैं वो डायरेक्टली इस क्वेश्चन से पूछे जा सकते हैं मेंस के लिए। ठीक है, पहली चीज। पर ऐसा भी होता है कि प्रीलिम्स के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो ये दोनों के सेगमेंट से बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, क्योंकि जो ओरिजिन कहां से होती है इसमें कोई ट्रिक नहीं है, ये आपको याद ही करनी पड़ेगी। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंडस से। ठीक है, आइए समझते हैं इंडस के बारे में। तो यदि हम सिंधु नदी की बात करें तो सिंधु नदी के बारे में आप एक चीज देखोगे, ये जो ओरिजिन करती है ये तिब्बत के से ओरिजिनेट करती है, तिब्बत से निकलती है। तिब्बत में कैलाश रेंज के पास से निकलती है और इस कैलाश पर्वत में आप देखोगे, स्पेसिफिक याद रखना है तो बोखारछू ग्लेशियर, इस ग्लेशियर से निकलती है। उसके बाद यदि आप देखोगे तो ये तिब्बत को पार करते हुए जम्मू एंड कश्मीर में बहती है। जम्मू एंड कश्मीर में यदि आप देखोगे, हमने हिमालय के बारे में बात करी थी, तो यहां पर जो हिमालय की जो श्रृंखलाएं हैं उसमें सबसे पहले थी काराकोरम, दूसरे नंबर पे आती है लद्दाख और तीसरे नंबर पे आती है जास्कर। तो ये जो सिंधु नदी है ये लद्दाख और जास्कर के पहाड़ी के समांतर दोनों के बीच होते हुए गुजरती है। इसके अलावा यह आजाद कश्मीर से होते हुए ये क्या करती है, पाकिस्तान में प्रवेश करती है। जब हम हिमालय की भू आकृति पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि
इंडस जो नदी है वो क्या करती है, हिमालय को चीरती हुई निकलती है और इसी चीरने में एक बहुत बड़ी घाटी बनती है। और ये घाटी चीरती कहां है, ये जो है नंगा पर्वत पर चीरती है। ठीक है, तो यहां पर एक बहुत ही बड़ी सी घाटी, जिसे इंग्लिश में गॉर्ज कहा जाता है, ऐसी घाटी को चीरते हुए ये क्या करती है, ये इस तरफ दक्षिणी क्षेत्र में एंटर करती है। और उसके बाद आप देखोगे ये फाइनली पाकिस्तान से होते हुए कराची के पास अरेबियन सागर, अरब सागर में, अरेबियन सी में जाकर ये अपना पानी उड़ेल देती है और इंडस नदी एक बहुत ही बड़ा डेल्टा बनाती है जो अरब सागर में बना है। इनफैक्ट ये दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपैंडिंग, यानी कि ये जो डेल्टा है अरब सागर की ओर बहुत तेजी से फैल रहा है, ऐसा डेल्टा बना रही है इंडस रिवर। ये थे बेसिक्स अबाउट इंडस। अब देखिए, यदि हम बात करते हैं इंडस नदी के बारे में, तो एक चीज आप याद रखिए, इसकी जो कुल लंबाई है 2800 किलोमीटर के आसपास की लंबाई है। इसमें यदि आप देखोगे तो बहुत सारी नदियां जो हैं पाई जाती हैं। नदी के संदर्भ में मैं एक बात बताना चाहूंगा कि यदि आप नदी के बारे में बात कर रहे हो, तो मान लो जो मुख्य नदी है वो बह रही है इस डायरेक्शन में, यानी कि पश्चिम से पूरब की ओर, तो आप नदी का फ्लो किस तरफ हो गया, ऐसे। तो हमें अपने क्लासिफिकेशन में, ताकि कौन सी नदी किस तरीके से जुड़ रही है इसको फ्रेम में समझने के लिए हम नदी के फ्लो के डायरेक्शन में जाते हैं। और ये वाला पोर्शन जो नीचे वाले पोर्शन से मान लीजिए कोई आएगी, तो वो नदी के डायरेक्शन में किधर हो गया, राइट हो गया, तो इसे हम कहते हैं राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, यानी कि दाहिने साइड, दाहिने से सहायक नदी जो जुड़ती हैं उसे आरबीटी कहते हैं। वहीं जो ऊपर से जुड़ेंगी वो क्या कहलाएंगी, बाएं सहायक नदी, तो दे वुड बी कॉल्ड एज लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, बाएं ओर से जुड़ने वाली सहायक नदी। तो ये नदी के रेफरेंस में होता है। यदि नदी का प्रवाह का डायरेक्शन उल्टा कर दोगे, जैसे कि इंडस का है, तो इंडस के डायरेक्शन में क्या होगा, जितनी भी ऊपर से जुड़ रही हैं ये सारी नदी क्या हो जाएंगी, ये उसकी हो जाएंगी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। वहीं पर जितनी भी ट्रिब्यूटरीज, सहायक नदी जो नीचे से जुड़ रही हैं, वो हो जाएंगी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, यानी कि बाएं ओर से जुड़ने वाली सहायक नदी। ये किस लिए क्लासिफाई किया जाता है, बहुत ही सिंपल, ताकि मैं जैसे आपको बता रहा हूं, अब मान लीजिए ये मैप नहीं है, तो मैं आपको बता रहा हूं, देखो इंडस नदी के नीचे से जुड़ रही है कौन सी नदी, सतलज नदी। अब बार बार कंफ्यूजन होगा, नीचे ऊपर कहां, इस वजह से मैं क्या बोलूंगा कि लेफ्ट बैंक देखो, लेफ्ट बैंक में देखो सबसे नीचे देखो एक नदी सतलज जुड़ रही है। तो ताकि बोलने में, समझाने में, लिखने में आसानी हो, इसी वजह से दाएं और बाएं का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये मुख्य नदी के प्रवाह के डायरेक्शन में ये रेफरेंसेस इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इंडस नदी के बारे में। इंडस नदी के बारे में बात करोगे तो यदि जो नीचे की यानी कौन सी, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, ठीक है, बाएं ओर से जुड़ने वाली सहायक नदी सबसे ज्यादा बड़ी है और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो है इसमें एक नदी जो है सतलज, वो फिर से आप देखोगे तिब्बत से निकल रही है। ठीक है, ये तिब्बत से निकल रही है, बहुत बड़ी नदी है। बाकी जितनी भी यहां पे नदी है एक अच्छी खासी लंबाई है, उसका जो पानी है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये वाला जो क्षेत्र है, ये आपको याद करिए, हमने इस क्षेत्र को, पंजाब और हरियाणा वाले क्षेत्र को क्या घोषित किया है, सेमी एरिड, यानी कि अर्ध शुष्क क्षेत्र डिक्लेयर किया है जब हम जलवायु पढ़ रहे थे, यानी कि यहां पर पानी की कमी रहती है। ऐसे एरिया में, ऐसे क्षेत्र में जहां पानी की कमी रहती है, वहां पर बड़ी नदियों का महत्व बहुत ज्यादा अधिक होता है। इसके विपरीत यदि आप राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, ऊपर से जुड़ने वाली नदियों को देखोगे तो वो कहां पर है, मुख्यतः छोटी छोटी नदी है, जैसे आपको दिखेगा गिलगिट दिखेगी, श्योक दिखेगी, ये जो है छोटी छोटी नदियां हैं और ज्यादा ऊंचाई में होने की तरह इस कारण ये फ्रोजन रहती हैं, नंबर 1, और छोटी नदी होने के कारण इनका जो पानी का प्रवाह है वो भी कम है और इस एरिया में पॉपुलेशन भी कम है। इसी वजह से जो सबसे मुख्य सहायक नदी है वो ये नदियां हैं जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे।
एग्जाम के तौर पर आपको ये सारी की सारी सहायक नदी जो ऊपर से जुड़ती है यानी कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, उनके नाम बस पता होना चाहिए इन केस ऑफ इंडस। तो वो नाम है श्योक, गिलगित, जास्कर, हुंजा, नुब्रा, ये मुख्य नाम है, आपको पता होना चाहिए। कहां से निकलते हैं इन नदियों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। इसके बाद जो सबसे ज्यादा मुख्यतः इंपॉर्टेंट है वो नीचे से जुड़ने वाली नदियां हैं, जो आप देखोगे क्या होता है। सबसे पहले आप देखो, सबसे पहले नीचे से आई सतलज नदी, उसके बाद आप देखोगे ये सारी की सारी नदी यहां से चेनाब आई, उसके ऊपर से झेलम जुड़ी, नीचे रावी आई और ब्यास। ये सारी की सारी नदी आप देखोगे इंडस में मिलकर फाइनली जो पांचों नदी है इंडस में मिल जाती है और इसे कहा जाता है पंजनाद। पांच नदी है, इसी वजह से इसे पंजनाद कहते हैं। ये जो पंजनाद है कहां पर मिलती है, ये पाकिस्तान में मुजफ्फरनगर जिला है, वहां पर ये नदियां जाकर पाकिस्तान में मिल जाती हैं सिंधु नदी में। तो बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं तो इन नदियों के संदर्भ में भारत और पाकिस्तान का एक बेहद इंपॉर्टेंट ट्रीटी है जिसे हम कहते हैं इंडस वाटर ट्रीटी, ठीक है। ये 1960 में साइन हुई थी और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। इस ट्रीटी के संदर्भ में क्या है, यदि आप देखोगे जो निचले श्रेणी वाली नदी है, जैसे कि यहां पर देखोगे सतलज, उसके ऊपर देखोगे ब्यास और रावी, ये जो तीन नदी है, ठीक है, ये तीनों नदी का जो यूज है भारत को करने का मौका दिया गया है इस ट्रीटी के संदर्भ में। वहीं जो इससे ऊपर की नदियां हैं चेनाब, झेलम, इसको मैं दूसरे कलर से लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे, चेनाब, झेलम और इंडस, ठीक है। ये जो तीन नदियां हैं ये सारी नदी का कौन प्रयोग करेगा, पाकिस्तान यूज करेगा। और इन तीनों नदी में सिर्फ और सिर्फ भारत 20% पानी को ही यूज कर सकता है, जो सिर्फ पीने और सिंचाई के लिए यूज किया जा सकता है, उसे स्टोर नहीं कर सकता। और आप देखोगे भारत और पाकिस्तान के बीच में एक वाटर शेयरिंग एक बहुत ही बड़ा मुद्दा बनते जा रहा है, क्योंकि इस क्षेत्र की जो नदियां हैं उनका जो पानी है सूखता जा रहा है। और ऐसा ही कुछ की वजह से जब दो देशों की नहीं बनती है तो क्या भारत को इतना जनरस होके अपना सारा पानी पाकिस्तान की ओर बहने देना चाहिए? ये इशू को पिछले साल प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी उठाया था, ठीक है। समय समय पर यह इशू उठते रहा है। तो क्या याद रखना है, एक एक्रोनिम बना देता हूं आपके लिए, CJI, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो बोलते हैं ना, न्याय अध्यक्ष जो भी बोलते हैं हिंदी में, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये जो CJI है ये कौन सी है, ये सारी की सारी नदियां जो हैं पाकिस्तान को मिली है, चेनाब, झेलम, इंडस। वहीं जो नीचे क्षेत्र में बहती हैं सतलज, ब्यास और रवि, ये तीनों नदी जो है भारत को मिली है, ठीक है। तो मुख्यतः हम इन यही नदियों के बारे में पढ़ेंगे जो मेजर बड़ी नदियां हैं लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में। सबसे पहले हम बात करते हैं इन नदियों में, तो मुख्यतः आप देखोगे सबसे पहले हम झेलम की बात करेंगे। अब यदि आप झेलम के बारे में देखोगे तो ये कहां से निकल रही है, ये है झेलम, ठीक है। ये झेलम निकल रही है, कहां से निकल रही है, ये निकल रही है जम्मू एंड कश्मीर से। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है। एक बार एक कॉम्पिटिटिव में पूछा गया था बिहार में, इनमें में से कौन सी नदी भारत से निकलती है, इनका ओरिजिन पॉइंट भारत में है। बहुत सारे बच्चे यही नहीं बता पाए। कितना आसान प्रश्न है, देख के ही बता सकते हो। अब देखो इस नदी के बारे में यदि आप देखोगे तो आप जम्मू एंड कश्मीर का मैप देखोगे ना, तो ये कुछ इस तरीके से है जम्मू एंड कश्मीर का मैप। जो दक्षिणी क्षेत्र है ये जो है ये हिंदू डोमिनेटेड रीजन है जिसे हम कहते हैं जम्मू, और वहीं पर जो उत्तर क्षेत्र है जम्मू एंड कश्मीर वाला का, ये जो है ये कश्मीर वैली है, कश्मीर घाटी, और यहीं पर स्थित है ज्वेल ऑफ कश्मीर, श्रीनगर। ये जो कश्मीर की घाटी है ये मुस्लिम डोमिनेटेड क्षेत्र है। अब देखो ये जो झेलम नदी है ये बिल्कुल कैसे जा रही है आपको पता है, ये जाती है इस क्षेत्र से, श्रीनगर से होते हुए कश्मीर की घाटी को चीरते हुए, यानी कि कश्मीर में रहना है तो झेलम का तो पानी बहुत जरूरी है ही। बात समझ में आई? और ये पानी भारत को यूज करने में क्षमता पूरी की बहुत ही, बस हम 20% यूज कर सकते हैं।
समझे? क्या ये जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के साथ अन्याय है? ऐसा कई लोग कहते हैं। ठीक है, ये बात हो गई। अब यदि हम देखेंगे इस नदी का जो ओरिजिन पॉइंट है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ओरिजिन पॉइंट कहां पर है? वो है पीर पांजल रेंज में एक जल स्रोत है जिसका नाम है वेरीनाग। ठीक है, वेरीनाग से ये नदी निकलती है और उसके बाद आप देखोगे ये फाइनली कहां पर हो जाती है? ये चेनाब नदी में मिल जाती है, यानी कि चेनाब नदी की सहायक नदी है झेलम। बात समझ में आई? मुख्यतः इसमें कोई भी खास बात नहीं है जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से पूछा जाए, बकाए बस इतना आपको याद रखना है, यह श्रीनगर की एक मुख्य नदी है और इसी के पास एक बहुत ही बड़ा सुंदर सा लेक है, वुलार लेक, जो कि ग्लेशियर से बना हुआ है। पानी बेहद ठंडा रहता है, बेहद साफ पानी रहता है। यदि श्रीनगर गए तो इस लेक को जरूर विजिट करिएगा। ठीक है, अगली नदी को देखते हैं, चेनाब नदी। आ जाओ। अब देखो, चेनाब नदी दिख रही है, नीचे दिख रही है रावी नदी और उसके नीचे दिख रही है ब्यास नदी। ठीक है, ये तीनों जो नदी है बहुत आसपास से निकलती है। इनफैक्ट जो ब्यास नदी और रावी नदी है ना, ये एक पास है, दर्रा है, जिसे कहा जाता है रोहतंग पास, उसके पास से निकलती है। इस दर्रे के पास से निकलती है। वहीं जो चेनाब नदी है वो बारालाछा पास, बारालाछा दर्रा से निकलती है। दोनों नदी कहां पे है? तीनों नदी हिमाचल प्रदेश से ही निकलती है। और अंततः क्या होती है? ये जो चेनाब जो नदी है, इस चेनाब नदी में झेलम ऊपर से आकर मिल जाती है। नीचे से चेनाब नदी में कौन सी नदी बह जाएगी? रावी नदी मिल जाएगी। चेनाब नदी की दो सहायक नदी है, एक उत्तर की ओर से आती है जिसे झेलम कहा गया है, दक्षिण की ओर से रावी कहते हैं। रावी के नीचे एक सतलज की भी सहायक नदी निकलती है, ब्यास, जो कि रोहतंग पास से निकलती है। बात समझ में आई? और यदि हम सतलज को देखते हैं तो सतलज भैया तिब्बत से निकल रही है। ये जैसे कि इंडस कैलाश पर्वत के पास निकली थी, वैसे ही सतलज भी कैलाश पर्वत के थोड़ा पहले निकलती है। दोनों के दोनों सिंधु नदी और सतलज नदी के जो माउंटेन है वो कॉमन है, लेकिन एग्जैक्ट ग्लेशियर जो है वो अलग है। बात समझ में आई? ये जो है बेसिक्स है इन सारी नदियों का, ये आपको ध्यान रखना है। कोई भी नदी है आपको पढ़ना क्या है? जैसे रावी रिवर है, रोहतंग पास से निकली, उसके बाद आपको देखना है कि ये चेनाब को कहां जुड़ी। तो ये देखो, चेनाब को ये कहां जुड़ती है? ये जुड़ती है पाकिस्तान में। उस पाकिस्तान में एरिया का क्या नाम है? वो है सराई सिद्धू, जहां पर ये नदी जुड़ती है। ये आपको ध्यान रखना है, प्रीलिम्स में या कई बार 2 नंबर के क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा जाता है। ठीक है, इतना ही आपको ध्यान रखना है इन नदियों के बारे में। निकलती कहां से है, इसके बाद कहां पर इसका माउथ यानी कि होता है कहां पर इसका विलीन होती है, ये पानी अपना कहां पर उड़ेलती है, वो आपको ध्यान रखना है। उस पॉइंट का नाम आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद ये जो सारी की सारी नदियां हैं, जो हम देखें, पांचों नदी कहां पर मिलती है? पाकिस्तान में जाके मुजफ्फरनगर जिले में कहां होती है? सिंधु नदी से मिल जाती हैं। ये सारी की सारी नदियों के बारे में आपको इतना ही ध्यान रखना है। तो अब मैं एक एक नदी का ओरिजिन बताऊंगा तो वो टाइम वेस्ट होगा, इसमें कुछ भी ट्रिक नहीं है। इसमें बस आपको एग्जाम के पहले क्या करना है, एक बार एक चार्ट मैंने बनाया है, उस चार्ट को देख लेना है। उस चार्ट से क्या होगा, आप बस एग्जाम के पहले रिवाइज कर लीजिए, उससे आपका काम हो जाएगा। इस विषय में आपको कोई भी और बुक नहीं देखनी है। ये जो मटेरियल मैंने लिया है ये एनसीईआरटी से लिया है। इसके अलावा मैंने बहुत अलग अलग सोर्स लिए हैं, जैसे कि सीजीपीएससी की कुछ ज्योग्राफी की बुक्स देखी है, यूपीएससी के लिए जो ज्योग्राफी बुक्स देखते हैं वो लिया है। अब मैंने इसके लिए मटेरियल फॉर बेसिक्स समझने के लिए सविंद्र सिंह यूज किया है। तो अलग अलग मटेरियल्स का क्रक्स जो है मैं यहां पर आपको बता रहा हूं, इतना काफी रहेगा एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। इससे ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है। हाँ, यदि आप शौकिया तौर पर कुछ कॉन्सेप्ट समझने के लिए कर सकते हैं तो वो आपकी इच्छा है। ठीक है, अगली हम बात करते हैं सतलज नदी के बारे में बात करेंगे। तो सतलज नदी जैसे कि मैं आपको बताया कहां से निकलती है? कैलाश पर्वत के पास से ही मानसरोवर जो है वहां से निकलेगी, राकस ताल जो है उससे निकलती है। और फाइनली इस रास्ते में जाते हुए सबसे पहले क्या होगा, एक ऊपर से नदी जुड़ेगी, जो हमने देखा कौन सी नदी जुड़ेगी? ब्यास नदी जुड़ेगी। उसके बाद यहां पर ऊपर की सारी रावी, चेनाब, झेलम नदी क्या होती है? पाकिस्तान में मिलती है, मुजफ्फरगढ़ में मिलती है
और ये सारी की सारी जो नदी है वो क्या होती है, पंजनाद के नाम से कहलाती है। फिर ये पंजनाद नदी पाकिस्तान से बहते हुए अरब सागर में मिलती है, जहां पर ये एक बहुत ही बड़ा डेल्टा बना रही है। ठीक है, ये है बेसिक्स ऑफ पूरा का पूरा इंडस रिवर सिस्टम। नेक्स्ट हम बात करते हैं गंगा रिवर सिस्टम के बारे में। यदि हम देखो, एक बहुत महत्वपूर्ण मैं आपको बात बताता हूं जो हम पढ़ेंगे तो ध्यान रखिएगा। जैसे चेनाब नदी के बारे में भी शायद मैंने आपको बताया नहीं, तो यदि आप चेनाब नदी को देखोगे तो ये जो चेनाब नदी है ये दो छोटी छोटी नदियां मिलती हैं, उसके बाद ये बनती है चेनाब नदी। ठीक है, तो यहां पर चंद्र और भागा नदी मिलती है। जब ये दोनों नदी मिल जाती हैं तो इसे कहा जाता है चेनाब रिवर। ऐसा ही यदि आप गंगा के केस में देखोगे तो गंगा क्या है, एक बहुत ही ऊंची पर्वत से निकलती है, उत्तराखंड की पहाड़ियों से निकलती है, तो वहां पर छोटी छोटी नदियां हैं। तो एक जो नदी है वो है अपनी भागीरथी नदी, दूसरी जो नदी है अपनी है अलकनंदा नदी। ये दोनों जो नदी है ये जब आगे मिलती हैं तो अब बनता है गंगा। ये मिलने का जो पॉइंट है इसे कहा जाता है देवप्रयाग। और देवप्रयाग के बाद जब अलकनंदा और भागीरथी नदी का मिलन हो जाता है तो एक जॉइंट स्ट्रीम, कॉमन पानी बहता है, इस नदी को हम कहते हैं गंगा। तो आप देखोगे पर्वत क्षेत्र में क्या होता है, बड़ी नदी के बनने के पहले बहुत सारी छोटी छोटी नदियां बनती हैं और पानी डालती हैं, इन्हें कहा जाता है हेड स्ट्रीम। ठीक है, तो मुख्यतः यदि आप देखोगे गंगा की हेड स्ट्रीम कहां माना जाता है, भागीरथी माना जाता है। तो यदि हम गंगा पढ़ेंगे तो आप देखोगे ये गंगा नदी की जो गंगोत्री ग्लेशियर है वो किसका है ओरिजिन पॉइंट, वो है भागीरथी नदी का ओरिजिन पॉइंट। वहीं पर यदि हम अलकनंदा की बात करें तो अलकनंदा नदी का ओरिजिन है सतोपनाथ ग्लेशियर। ये कहां पर है, ये बद्रीनाथ के थोड़ा सा उत्तर में पाया जाता है। इसी वजह से आप देखोगे जो उत्तराखंड के 4 धाम है उसमें गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ शामिल है। ये जो चारों धाम है बहुत कंट्रोवर्सी में रहता है क्योंकि जो रोड है उसका चौड़ीकरण किया जा रहा है, इसकी वजह से माना जा रहा है उत्तराखंड में बहुत सारे जियोलॉजिकल हजार्ड्स हो रहे हैं। बात समझ में आई, तो वो इसी प्रोजेक्ट से एसोसिएटेड है। तो ये जो जब नदी मिलती है देवप्रयाग में उसके बाद बनती है गंगा नदी। और ये गंगा नदी आप देखोगे क्या होता है, बहुत ही बड़ी नदी है, भारत की सबसे बड़ी नदी है। ये कई राज्यों से होते हुए आप देखोगे तो सबसे पहले उत्तराखंड से, फिर उत्तर प्रदेश से बहते हुए, फिर इधर आएगा बिहार, नीचे झारखंड में भी इसका रहेगा और फाइनली वेस्ट बंगाल से होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। जहां पर बंगाल की खाड़ी में होता क्या है कि यहां पर इसे ब्रह्मपुत्रा नदी का भी पानी मिलता है और ब्रह्मपुत्रा और गंगा नदी क्या होता है, बांग्लादेश में जब ये दोनों मिल जाती हैं तो उस कंबाइंड स्ट्रीम को कहा जाता है मेघना नदी। और ये मेघना नदी दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा जो है बनाती है बे ऑफ बंगाल में, बंगाल सागर में। ठीक है, ये है गंगा की कहानी। अब यदि आप गंगा की कहानी देखोगे तो गंगा की कहानी में भी ऐसा होगा कि यहां पर आप देखोगे कि बहुत सारी सहायक नदियां मिलेंगी। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम समझते हैं, यदि आप उत्तर क्षेत्र में देखोगे, उत्तर क्षेत्र में देख रहे हो गंगा इधर बह रही है, तो जो भी नदी ऊपर आएगी वो क्या हो गई, उसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, यानी कि बाई ओर से जुड़ने वाली सहायक नदी। और जो कोई भी नीचे से जुड़ेंगी वो कौन सी रहेंगी, वो रहेंगी RBT, यानी कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, दाई ओर से जुड़ने वाली सहायक नदी। ये जो है नदियां रहेंगी। अब यदि हम नीचे से यानी कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो ये इसमें आप देखोगे गंगा की बहुत ही लिमिटेड रिवर्स हैं। एक जो सबसे बड़ी जो है वो है, आप देखोगे यमुना नदी है। ठीक है, नीचे से आके जुड़ी, ये कहां पर मिलती है, पहला नाम था इलाहाबाद, आज की डेट में प्रयागराज। तो ये नीचे से जुड़ी इसलिए हो गई राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। और ये पूरी की पूरी यमुना नदी की बहुत सारी सहायक नदी है जो आकर मिल जाती हैं। तो ये जो है चंबल नदी मिलेगी आपको, यहां पर आपको सिंध मिलेगी, बेटवा मिलेगी, धसन मिलेगी, केन मिलेगी। ये सारी की सारी कौन सी सहायक नदी है, यमुना नदी की सहायक नदी है। इसके बाद यदि आप देखोगे तो यहां पर
यदि हम यमुना की सहायक नदी को छोड़ दें तो दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण जो नदी रहती है वो है सोन नदी। अभी पढ़ा हमने, सोन नदी से कहां से निकलती है? अमरकंटक के पठार से निकलती है और फाइनली राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है तो गंगा के पास, पटना के पास, पटना से थोड़ा पहले ये जो जाकर गंगा में विलीन हो जाती है। इसके बाद यहां पर एक और नदी है जो आप देखोगे, दामोदर नदी है। ये मुख्यतः जो है 3 राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है जो आपको ध्यान रखना है गंगा के केस में। और वहीं पर यदि हम लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज जो उत्तर की ओर से आ रही हैं उन्हें देखें तो वहां पर बहुत सारी नदियां हैं, जिसमें में से मुख्यतः जो मैं आपको बताऊंगा, सबसे पहली जो नदी निकल रही है वो है, आप देखोगे, उत्तराखंड से निकलने वाली रामगंगा। ठीक है, इसके अलावा जो आखिरी है वो यहां से निकलती है, दार्जिलिंग से निकलती है, वेस्ट बंगाल की, और दार्जिलिंग से निकलती है, उसके बाद गंगा में मिल जाती है। इसका नाम है महानंदा। ये आखिरी जो है, सबसे ज्यादा आखिरी यानी कि पूर्वी क्षेत्र में बहने वाली सबसे बड़ी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा की। बात समझ में आई? इन दोनों के बीच में कुछ बेहद इंपॉर्टेंट नदियां बहती हैं, जैसे कि कोसी, गंडक, घाघरा, गोमती। ये सारी नदियों के बारे में थोड़ा थोड़ा हम पढ़ेंगे। बात समझ में आई? सबसे पहले हम बात करते हैं, यदि हम बात करेंगे यमुना की, तो यमुना के बारे में क्या है, कहां से निकलती है? उत्तराखंड में यमुनोत्री ग्लेशियर है, बंदरपूछ पीक है, एक पर्टिकुलर पीक है जहां पर ये मिलती है। उसके बाद ये यदि आप देखोगे तो ये कहां पर जुड़ेगी? ये आ जाएगी प्रयागराज। प्रयागराज में ये मिल जाएगी गंगा नदी से, और यहां से गंगा और ये एक साथ बहते हैं। यदि हम यमुना नदी के बारे में बात करें तो इसकी भी बहुत सारी सहायक नदी है, जिसमें में से यदि आप देखोगे एक जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है टंस नदी। ये जो है कहां से निकलती है? हिमालय के क्षेत्र से निकलती है। यानी कि उत्तर पर्वतीय क्षेत्रों में सिर्फ और सिर्फ एक ही महत्वपूर्ण सहायक नदी है जो यमुना की है, वो है टंस। इस क्षेत्र में बहुत छोटी छोटियां नदी जुड़ती हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी नदी है जो यमुना की सहायक है वो है टंस नदी। बात समझ में आया? वहीं पर यदि हम नीचे जाते हैं तो एक बार फिर से बहुत सारी नदी जुड़ती है, जिसमें सबसे बड़ी है चंबल नदी। चंबल नदी से अलग अलग ट्रिब्यूटरी जुड़ती हैं। इसमें आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो यहां पर क्या है, ये है अरावली माउंटेन्स। तो सिर्फ और सिर्फ एक सहायक नदी है पूरे के पूरे यमुना नदी से, जो है बानस नदी, वो निकलती है अरावली से। बाकी सारी की सारी जो नदी है वो यहां पर एक पर्वत श्रृंखला है, उसका नाम क्या है? विंध्यन, विंध्यन माउंटेन। सारी की सारी सहायक नदियां जो भी हैं यमुना की, वो कहां से निकलती हैं? विंध्यन पर्वत श्रृंखला से निकलती हैं, एक्सेप्ट एक बानस जो निकलती है अरावली से। बात आई समझ में? तो ये जो है ये यमुना का बेसिक्स है। इसके बारे में यदि हम समझते हैं, ये हमने देख लिया गंगा कहां पर मिलती है। अब चंबल नदी की बात करें तो चंबल नदी के बारे में देखिए, सबसे पहले मैप में फिर से देखते हैं। एक बेहद ही महत्वपूर्ण जगह से निकलती है, ये एमपी से निकल रही है। एमपी में एक जगह का नाम है मोह। आगे जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो ये एरिया इसलिए फेमस है क्योंकि यहां पर हमारे संविधान के जो फादर हैं, जिन्होंने पूरा संविधान लिखा, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, उनका जन्म यहीं पर इसी जगह पर हुआ था जहां से चंबल निकलती है। ये जो चंबल है, यहां से आप देखोगे पहले मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान, और फिर फाइनली ये यूपी में जाकर यमुना नदी से मिल जाती है। ठीक है, कहां मिलती है ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये जो मिलती है इटावा में, यूपी के पास मिलती है। ठीक है, इस तरीके की इंफॉर्मेशन, ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा ताकि आप एग्जाम में आए तो अटेम्प्ट कर सकते हो। बहुत सारे डैम जो है यहां पर बनाए गए हैं, इन डैम के नाम गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चंबल घाटी में आप देखोगे जो एरिया है, यहां पर क्या था, यहां वाला क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश का, ये वाला क्षेत्र, यहां पे झांसी है। यहां पर यदि आप देखोगे चंबल घाटी में डकैती बहुत ज्यादा होती थी, डकैत बहुत ज्यादा होती थी। क्यों होती थी? क्योंकि ये एक ऐसा इलाका है जहां पर बहुत ही ज्यादा शुष्क पर्यावरण है, ड्राई एरिड एनवायरनमेंट है, खेती के लिए उपयोगी नहीं है, साथ ही साथ छोटी छोटी पहाड़ी है
घाटी टाइप स्ट्रक्चर है। यदि कोई यहां पर चोरी चकारी किया तो क्या होता है, इन घाटियों में छुप जाता है और उन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल होता था। पहले, आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले, जब भी कोई ट्रेन इस इलाके से जाती थी तो वहां पर बहुत कॉमन था कि डकैती हो जाती थी। तो लोग अंदर से क्या करते थे, चंबल की घाटी आने वाली रहती थी तो लोग अंदर से प्लेटफॉर्म, जितने भी ट्रेन के डब्बे हैं, बंद कर लेते थे। चोरी चकारी बहुत ज्यादा कॉमन है। क्यों? क्योंकि खेती के लिए अनुपयोगी क्षेत्र है, नंबर 1। दूसरा, चोर डकैत के लिए छुपने के लिए अच्छा क्षेत्र है। कोई और कमाई का स्रोत है नहीं तो क्या करो, डकैत करके कमाई करो, यही सच्चाई होती है। ठीक है, तो ये जो हमने बात करी चंबल, चंबल की एक सहायक नदी की बात करी, बानस, जो कि कहां से निकलती है, अरावली की पर्वत श्रृंखला से निकलती है। इसके अलावा छोटी छोटी और नदियां हैं जो महत्वपूर्ण नहीं है। एक नदी जो मैं आपको बात बताना चाहूंगा, जो बहुत ही ज्यादा न्यूज में रहती है आजकल, केन बेटवा, इन दोनों के बीच में क्या हुआ है, नदियों को जोड़ा गया है, इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट बनाया गया है। इस इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, जब हम पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे तो होगा। यहां पर क्या है, इस इलाके में पन्ना टाइगर रिजर्व है। इस रिजर्व में हम देखेंगे जब ये नदी को जोड़ा गया तो एक बहुत बड़ा जो एरिया है रिजर्व का, वो पानी के अंदर डूब गया। इसी की वजह से जो टाइगर रिजर्व कंजर्वेशन में एक बड़ी आपदा आ रही है इस नदियों को जोड़ने के कारण। और पढ़ते हैं हम बाकी नदियों के बारे में। बानस, सोन नदी के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। कहां से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है। फाइनली कहां पर जुड़ेगी, ये गंगा में जुड़ जाती है। पटना के थोड़ा पहले अर्राह एक जगह है, वहां पर ये जुड़ जाती है। अगेन नाम याद रखना है और ज्यादा कुछ नहीं याद रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं ऊपर से जुड़ने वाली नदियों के बारे में। अब देखो, ऊपर से जुड़ने वाले यानी कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में सबसे महत्वपूर्ण मैंने आपको बताया क्या है, रामगंगा। रामगंगा उत्तराखंड से निकलती है, एग्जैक्ट नाम आपको देखना है तो पौड़ी गढ़वाल से निकलती है। और उसके बाद आप देखोगे ये गंगा में विलीन हो जाती है उत्तर प्रदेश के कन्नौज सिटी के पास। वहीं पर उसके बाद वाली नदी देखते हैं तो गोमती। गोमती नदी किस लिए फेमस है, क्योंकि भैया जो यूपी का कैपिटल है लखनऊ, वो इसी नदी पर स्थित है। साथ ही साथ बहुत ही महत्वपूर्ण एरिया लखीमपुर, नेपाल बॉर्डर का एरिया है, वो भी इसी नदी पर स्थित है। ये नदी कहां से निकल रही है, इस नदी के बारे में देखिए, ये भी यूपी से निकल रही है। ये दोनों नदी कहां से निकल रही है, इंडिया से। इसके अलावा जितनी भी इधर नदी पढ़ेंगे हम, चाहे वो घाघरा हो, गोमती हो, सॉरी गंडक हो, कोसी हो, ये नेपाल से निकलेगी, नेपाल या तिब्बत से। तो दो पहली लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज जो हैं वो उत्तराखंड में निकलती है सबसे पहले, रामगंगा। गोमती जो है उत्तराखंड से निकलती है, उत्तर प्रदेश से निकलती है और यूपी में ही जाके फाइनली गंगा में विलीन हो जाती है। इसके अलावा छोटी छोटी और नदियां हैं। घाघरा नदी जो है ये नेपाल में एक ग्लेशियर है, माप छुंगो ग्लेशियर, उससे निकलती है। अगेन कहां मिलना है, ये सारे पॉइंट्स आप देख लीजिएगा। मैं बार बार रिपीट करूंगा, इट वुड बी अ वेस्ट ऑफ टाइम। एग्जाम के पहले ये चार्ट जो है आपको याद होना चाहिए, जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप देखोगे गंडक और कोसी नदी भी है, वही पाथ फॉलो करते हैं, उत्तरी क्षेत्रों से निकलते हैं, गंगा में जाके इनका विलीन हो जाती है। ठीक है, तो ये जो बेसिक है, इसी के साथ हमारा जो बेसिक्स ऑफ गंगा सिस्टम और इंडस रिवर सिस्टम खत्म हो चुका है। इस नदी के कॉन्सेप्ट में समझने वाली बातों को हमने कर लिया है। अब जो पोर्शन बचा है उसमें में से बहुत सारी चीज आपको मेमोराइज करना है, तो इसमें यदि मैं बहुत ज्यादा लंबा लेक्चर करूंगा तो इट वुड बी अ वेस्ट ऑफ टाइम। इसे हम शॉर्ट में रखते हुए कोशिश करेंगे जो समझने वाले टॉपिक्स हैं उसमें हम ज्यादा से ज्यादा टाइम क्लास में स्पेंड करें, ताकि आपको कॉन्सेप्चुअल चीजें समझ में आ जाएं और बाकी चीजें जो याद करना यार वो तो करना ही है। ठीक है, टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड कीप वर्किंग हार्ड। थैंक यू।